सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें इंग्लिश का क्या, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता है, राइट तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट कौन से इसमें मेनली जो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो वो सारी बातें हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में HPLI डिटेल्ड इंग्लिश स्ट्रेटेजी, तो कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स बेसिकली। कुछ भी चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू शुड ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स बेसिकली, है ना। कॉन्सेप्ट्स पे आपका जितना होल्ड होगा, कमांड होगी, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्राई टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट बेसिकली, है ना। कॉन्सेप्ट्स जब आप कनेक्ट करने लग जाते हो, इट मीन्स आपके उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनने लग जाती है, जब आप चीज़ों को रिलेट करने लग जाते हो पिछली चीज़ों के साथ, राइट। और जैसे कि हमने इस बार देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो स्टोरी के मेथड से आते हैं, कन्वर्सेशनल बातें भी पूछ रहा है। ठीक है, उसमें अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, होता उसके अंदर ग्रामर ही है, बट बेसिकली वहां पे आपको कुछ भी वर्ब डालने को बोल देगा, या कोई पर्टिकुलर प्रेपोजिशन पुट करने को मांगेगा, या उसमें कुछ मिसिंग होगा, आर्टिकल लगाने को बोलेगा। तो कन्वर्सेशनल टॉक के लिए जो है स्टोरी टेलिंग मेथड भी चलता है, राइट। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रामर की, ठीक है, तो ग्रामर पे जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, दैट इज, अगर मैं टॉपिक्स यहाँ पे लिखूं तो मेनली जो है, हम जब अलाइड की बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि हमें टेंस चैप्टर के क्वेश्चन, टाइम एंड टेंस जो चैप्टर होता है, राइट, टाइम एंड टेंस के काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीराइट करने को भी सेंटेंस आते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखे हैं कुछ PYQs, तो वो हम देखेंगे। कुछ स्टेटमेंट होती है, अगर आपको ग्रामेटिकली लगता है कि नेसेसरी उसमें कोई रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, देन यू हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। टाइम एंड टेंस, जैसे फर्स्ट फॉर्म एसोरियस लेती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो एसोरियस नहीं लगता है। तो वो सारे उस तरह से आपको ना क्वेश्चंस आते हैं और उसको आपको रीराइट करना पड़ेगा दोबारा से। तो टाइम एंड टेंस पे देखा जाता है कि काफी क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड, इसी चैप्टर से एक और चीज निकलती है, दैट इज क्लॉज, राइट। क्लॉज, या इसको हम कंडीशनल भी बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल। ये जो इमेजिनेशन वाली स्टेटमेंट्स होती हैं जितनी भी, ये क्लॉज चैप्टर से ही निकलती हैं सारी चीजें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस आर देयर, प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं, इम्प्रोबेबल होती हैं, राइट। तो आपका जो है एक क्लोज्ड कंडीशन होती है। अच्छा, इमेजिनेशन आप पास्ट में कर रहे हो, रिजल्ट आप प्रेजेंट में शो कर रहे हो, ये भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं रीराइट करने को। ठीक है, एक आधा सवाल जरूर डालता है, मतलब इमेजिनेशन के ऊपर। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिलेटेड है, आपस में इंटर रिलेट करते हैं। टाइम एंड टेंस आपका अच्छा होगा तो क्लॉज, और थर्ड इसके साथ एक और लिंक बन जाता है मॉडल्स का, क्योंकि आपने देखा होगा जो ऐसे इमेजिनरी स्टेटमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो है बेसिकली फिर आपको वुड लिखना पड़ता है, या वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, या वुड भी, शुड भी आता है। तो वुड क्या है, शुड क्या है, कैन क्या है, माइट क्या है, मे क्या है, मॉडल्स हैं। तो ये तीनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगर हम अलाइड के एग्जाम्स की बात करते हैं। टाइम एंड टेंस, उसी से निकलता है क्लॉजेज, फिर एक मॉडल्स का भी आपको यूजेस पता होना चाहिए अलाइड सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए, राइट। तो ये 3 चैप्टर हो गए। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स, अगर हम फोर्थ की बात करें, एक क्वेश्चन ना हमें इस पे भी दिखता है। अगर हम पिछले एग्जाम्स को थोड़ा एनालाइज करें स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड, सॉरी, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग पे भी सवाल आते हैं। अभी HPS का जो एग्जाम होता है उसमें भी टैग पे एक सवाल आया था, और जो अगर आप अलाइड के पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देखोगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन टैग बनाने को आ सकता है। कोई स्टेटमेंट देगा, उसके लिए टैग पूछ सकता है, या कोई स्टेटमेंट देगा, उसके लिए 4 ऑप्शंस दे देगा कि बताओ राइट टाइप टैग कौन सा होगा। तो क्वेश्चन टैग्स के ऊपर भी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। टोटल इसमें आपकी 4 to 5 टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है, तो 4 to 5 टाइप्स हैं, वैसे तो 6 to 7 टाइप्स हैं, बट 3 to 4 टाइप्स भी अगर आप पढ़ोगे तो उसी में हमारा क्वेश्चन बन जाता है, मतलब जहां से पूछता है वो। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता। ठीक है, आगे जाके इसकी काफी डिटेल है, वैसे तो क्वेश्चन टैग काफी बड़ा चैप्टर है, बट अगर आपको 3 या 4 टाइप्स भी आती हैं तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन टैग पे सवाल बनता है। उसके बाद फिफ्थ, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अलाइड एग्जाम्स। ठीक है, जब भी आप PYQs चेक करेंगे तो आर्टिकल्स के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे।
ठीक है, रीराइट करने को आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है। अच्छा, कई जगह इनके यूजेस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, कई जगह पे रिक्वायर्ड नहीं होता कि यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, लेकिन वो दे देता है, तो हमें उसको दोबारा से रीराइट करना होगा सही फॉर्म में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, अब आर्टिकल्स के अंदर ही फिर उसको, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। और ये जो ओमिशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये 2-3 चैप्टर में अप्लाई होता है पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में। ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन का भी ओमिशन होता है। ही, या आप बोलते हो कि माई अंकल हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, माई अंकल हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक, तो इसमें फॉर थोड़ी आएगा, आप सीधा बोलोगे माई अंकल हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक, राइट। नो नीड टू यूज योर प्रेपोजिशन फॉर। तो प्रेपोजिशन को गलत तरीके से पुट करके दे देगा, आर्टिकल्स का गलत यूज करके दे देगा, और प्रोनाउंस का भी ओमिशन होता है। समटाइम्स प्रोनाउंस नीडेड नहीं होता, बट उसको लगा के देता है। आर्टिकल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेपोजिशंस। ठीक है, कहीं पे रेफर्ड लिख के दे देगा, उसका टू लगाएगा ही नहीं, है ना, रेफर टू होता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशंस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, टू कहाँ लगता है, बेसिकली एट का क्या यूज होता है, इन के कैसे 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 हम, हाउ डू वी यूज इन, विद, बाय, अगेंस्ट, इनटू, ऑन, अपॉन, बीनीथ, ओवर, बिलो, ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद 7th अगर हम बात करें, समटाइम्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे सवाल आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8, मैं थोड़ा पीछे लिख देता हूं, यहां पे जगह है। 8th नंबर पे हम लिख लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ये भी आपको PYQs में मिलेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। स्टेटमेंट दे देगा और डिस्क्रिप्टिव सेंस में आपको पैसिव में स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है कि स्टेटमेंट ऑलरेडी पैसिव में दी हो, तो आपको उसको एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। अब एक्टिव पैसिव वॉइस की तरह ही आपको यहां पे एक और चैप्टर निकल के आता है, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। फिर 10th निकल के आ जाता है जी वोकैब। वोकैब पे क्या करेगा, वर्ड्स देगा, सिर्फ उस वर्ड का आपको मीनिंग भी लिखना होगा, यू हैव टू मेक एग्जांपल आल्सो। ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे पेल 2 होते हैं, PALE पेल मतलब पीला होता है, कलर को रेफर करता है। एक PAIL पेल भी होता है, दैट मीन्स बकेट होता है, बाल्टी होता है। एक कंसाइंस होता है, कॉन्सियस होता है। तो कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स पे वो क्या पूछता है, राइट। जैसे कॉन्सियस, कॉन्सियस मीन्स होता है अवेयर होना किसी चीज की, आप बड़े कॉन्सियस हो, हेल्थ कॉन्सियस होते हैं लोग। फिर कंसाइंस का मीनिंग क्या होता है, CONSCIENCE, ये कंफ्यूजिंग पेयर बन गया भाई। कॉन्सियस की स्पेलिंग अलग होती है, कंसाइंस की अलग होती है। कंसाइंस का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन, वन हु हैज द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, एक ऐसा पर्सन जिसको सही और गलत की परख होती है, उसको कंसाइंस बोलते हैं। तो ये आपको इनका नॉलेज होना चाहिए इन वर्ड्स का, है ना। तभी जैसे एक आपका डिफाई, एक डिफाई देखो ये होता है DEFY, और एक डिफाई ये भी होता है DEIFY। अब इसमें सिर्फ आई का फर्क है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मीनिंग चैलेंज होता है, और नीचे वाले का मीनिंग वर्शिप होता है। तो पहली बात तो मुझे मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना कि मीनिंग क्या है। अब मीनिंग ही नहीं पता होगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसका मीनिंग के साथ आई हैव टू मेक एग्जांपल आल्सो, आप लोगों को एग्जांपल भी फॉर्म करना पड़ेगा। देखो मीनिंग आ जाएगा तो सेंटेंस तो आप कोई ना कोई फॉर्म कर ही दोगे, है ना। इतनी तो ग्रामर पे हम फर्दर क्लासेस में भी इंप्रूवमेंट करेंगे आपकी, राइट। तो ये वो क्या कुछ इस तरह से आती है। सिमिलरली इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। और 12th नंबर पे RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ऐसे है, कॉल आउट दे देगा, है ना, कॉल एट दे देगा, कॉल
ऑन दे देगा, लुक इनटू दे देगा, लुक अप टू दे देगा, लुक अप दे देगा, और उसका फिर आपसे मीनिंग पूछेगा। इडियम भी आ सकता है इसमें, फ्रेज भी आ सकती है ना। बाय हुक और बाय क्रुक क्या होता है मीनिंग उसका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेम वोकैब की तरह उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक वन एग्जांपल आल्सो इन डिस्क्रिप्टिव सेंस, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ग्रामर में काम करना पड़ेगा। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये सवाल नंबर 1 है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस को पढ़ के इसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब इसको दोबारा से मुझे लिखने की जरूरत है, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपने करना है इफ नेसेसरी। अगर अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने होते। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो। बोला दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर, राइट। अब ये बेसिकली एक आर्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर जो ये यहां लिख रहा है इन अ डेंजर, है ना। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनके मिडल में ना ये लिखा जाता है, लेकिन इन अ डेंजर के मिडल में ए नहीं आता, यहां पे इन डेंजर ही होता है। ये 2-3 फ्रेजेस ऐसी हैं, जैसे इन डेंजर, इन ट्रबल, बाय मिस्टेक। आर्टिकल को अननेसेसरी लिख रहा है तो यू हैव टू ओमिट इट, हल्की सी मिस्टेक है, ए को हटा के पूरे वाक्य को एज इट इज लिख देना है। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर, इट शुड बी इन डेंजर नॉट इन अ डेंजर। ये 3 ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके मिडल में आर्टिकल नहीं आता। इन ट्रबल होता है, बाय मिस्टेक होता है, बाय मिस्टेक नहीं हो सकता, इन अ ट्रबल नहीं हो सकता, इन अ डेंजर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी फ्रेजेस भी होती हैं जिनके मिडल में आता है, जो लेती हैं भाई, जैसे कि इन अ जिफी, सडनली होता है इसका मीनिंग, या विद इन अ मोमेंट, आई विल बी बैक विद इन अ जिफी, ऐसे लोग इसको यूज करते हैं। आई विल बी बैक इन अ जिफी, इन अ नटशेल, इन अ हरी, राइट। कच्चा सॉरी फिगर, मीनिंग मैं बता देता हूं, टू टर्न अ न्यू लीफ। अब ये जो मैंने यहां लिखी है ना, इनके बीच में लग रहा है आर्टिकल और ये मिस करेगा। अगर उसने क्वेश्चन बना के देना है तो कट सॉरी फिगर देगा आपको, और ये देगा ही नहीं। यहां पे नहीं लगना है तो दे रहा है, यहां पे लगना है तो देगा नहीं, है ना। इन अ हरी, इन अ नटशेल, ब्रीफली, कुछ भी कम शब्दों में बोलना। इन अ हरी मतलब जल्दी में होना। सो आप बोलते हो से समथिंग इन अ नटशेल, आई एम इन अ हरी। भाई आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ समझा रहा है तो आप बोलते हो यार जो बोलना है जल्दी बोल दो, कम शब्दों में बोल दो, मैं जल्दी में हूं। सो से समथिंग इन अ हरी, सॉरी से समथिंग इन अ नटशेल, आई एम इन अ हरी, राइट। कट और सॉरी फिगर हम स्टूडेंट्स तब यूज करते हैं इस फ्रेज को कहीं पे जब जहां पे ना हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है। जैसे कहीं पे आप खाना खाने चले गए, खाना खा लिया, बाद में आपको पता लग रहा है कि आपके पास वॉलेट ही नहीं है, तो he had to cut a sorry figure when he realized that he had no money in his wallet, ठीक है। सो ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, पुअर शो बोलते हैं उसको। इसका मीनिंग होता है टू क्रिएट बैड इंप्रेशन, और वी कैन से पुअर शो। सिंपल भाषा में आप इसका मीनिंग पुअर शो भी लिख सकते हो। सो ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नो मनी इन हिज वॉलेट। जब उसको ये महसूस हुआ कि उसके वॉलेट में पैसे ही नहीं थे, तो उसको वहां पे कट अ सॉरी फिगर, मतलब उसका इंप्रेशन डाउन हो गया। इस सिचुएशन में यूज करते हैं। इट इज अ पिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। इट इज अ पिटी, आपको क्वेश्चन बना के देना हो रीराइट करने का तो बोलेगा इट इज पिटी। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे देश को मतलब वो कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सो इट इज अ पिटी दैट आवर लीडर्स आर मिसयूजिंग आवर हार्ड वन लिबर्टी, राइट। सो इट्स अ पिटी। टू टर्न अ न्यू लीफ, न्यू लीफ मतलब नई पत्तियां उगना, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होना, उसको बोलते हैं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसे मतलब सवाल बनाते हैं वो, है ना, कि जहां पे लगना है वहां पे नहीं देगा, जहां पे नहीं लगना है वहां पे दे देगा। अब मतलब इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या चेक कर रहा है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज चेक कर रहा है कि कितना आप सोचते हो चीजों को, आर्टिकल्स पे आपकी कितनी पकड़ है ना, प्रेपोजिशन पे कितनी कमांड है आपकी। सेकंड सवाल,
इट इज सेड दैट एलिफेंट इज विंडिक्टिव बाय नेचर एंड नेवर फॉरगेट्स इट्स एनिमी। अब ये जो वर्ड है यहां पे विंडिक्टिव, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स रिवेंजफुल। द फीलिंग ऑफ रिवेंज को बोलते हैं, बदला लेने की जो भावना होती है उसको विंडिक्टिव बोलते हैं। बुरा ऐसा कहा गया है कि जो हाथी होता है वो बाय नेचर क्या होता है, विंडिक्टिव होता है, फीलिंग ऑफ रिवेंज रखता है और कभी भी अपने दुश्मन को भूलता नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बच्चा हो सकता है कि आप यहाँ पे एन एलिफेंट लगा के आ जाओ कि सर वाउल से पहले हमने पढ़ा है कि ए ई आई ओ और यू ये वाउल होते हैं और इनसे पहले एन लगता है, एन एलिफेंट होता है। तो लेकिन अगर आप एन लिख के आओगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर एलिफेंट को रेफर नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम उसकी पूरी प्रजाति क्लास को रेफर कर रहे हैं। सब हाथियों को बोला जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर हाथी को थोड़ी बोला जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो भी अप्लाई नहीं हो पाते क्योंकि वहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। सो व्हेन वी रेफर द होल क्लास स्टूडेंट्स, सो देयर वी नेवर यूज आर्टिकल एन, चाहे अगला वर्ड वाउल ही क्यों ना हो, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, राइट। सो इट इज सेड दैट द elephant is vindictive by nature and never forgets its enemy. This is the right answer. थर्ड पे आ जाते हैं। She found herself in a trouble. I just told you, right? तो in a trouble यहां पे गलत हो जाएगा, ये होना चाहिए in trouble. Question number 4. It is futile to give an advice to a person who would not listen to you. Futile का मीनिंग होता है बेकार, मतलब बिल्कुल बेकार है ऐसे आदमी को सुझाव देना जो तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चा सोचता है कि सर एडवाइस का फिर से यहाँ पे ए वाउल आ रहा है तो सर एन आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एडवाइस के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी आर्टिकल एन नहीं लगता, ये रॉन्ग होता है, ठीक है जी। तो यहां पे सीधा लिख सकते हो आप, इट इज फ्यूटाइल टू गिव एडवाइस टू अ पर्सन, या फिर आप एन को ड्रॉप करके अगर आप एक ही बोलना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ पीस ऑफ एडवाइस। ये ग्रामर इसको करेक्ट मानता है। तो कोर इंग्लिश का यहां पे चेक होता है बेसिकली। सो अ पीस ऑफ, इट कैन बी अ पीस ऑफ एडवाइस ऑल्सो, इट कैन बी डायरेक्टली भी हो सकता है, इट इज फ्यूटाइल टू गिव एडवाइस टू अ पर्सन, राइट। बट एन एडवाइस, एन इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दिया है कि कुछ इस तरह से आपको ग्रामर के टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं, वॉइस पे बन जाते हैं, नरेशंस पे आ जाते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ सकता है, ठीक है। बट थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सेंस में आप पूछता है अलाइड का एग्जाम, जो अलाइड सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव चेक होता है, थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए वहाँ पे, लिखना है। बात वो ये है कि उसका एमसीक्यू बना लो, ऑप्शंस में तोड़ के दे दो, चाहे उसको आप डिस्क्रिप्टिव सेंस में लिख रहे हो, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको बैकग्राउंड नॉलेज उन चीज़ों का होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।